नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, रीट 2022 पात्रता परीक्षा और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 19 आपके लिए लेकर आए हैं। तो बहुत ही शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षण विधियों के पूरे 100 टेस्ट इस YouTube चैनल पर आपको कराए जा रहे हैं। साथ ही साइकोलॉजी के भी पूरे 100 टेस्ट, हिंदी के भी पूरे 100 टेस्ट आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। राजस्थान जीके की कक्षा 6 से 10 तक की NCERT RBSC आधारित राजस्थान जीके आपको कराई जा रही है। साथियों, ये जो टेस्ट है ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देख करके हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 1 है, भाषा में बिंब के प्रकार है 2, 1, 7 और 4। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? प्रश्न संख्या 1 में अच्छी तरह से देख करके जवाब दीजिएगा। देखिए, भाषा में बिंब की अगर हम बात करें तो भाषा में बिंब के 4 प्रकार होते हैं साथियों। एक आपके दृश्य बिंब होता है, एक आपके श्रुति बिंब होता है जो सुनने पर आधारित है, दृश्य बिंब देखने पर आधारित है, एक आपके भाव बिंब होता है और एक आपके विचार बिंब होता है। तो इस प्रकार भाषा में बिंबों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 1 में सही है आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा प्रश्न है आपके, भाषा दक्षता या कौशल का विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर और उक्त सभी प्रकार से। तो आपको यहाँ पर भाषा दक्षता का विकास करना है। किस प्रकार से आप भाषा दक्षता या भाषा कौशल का विकास कर सकते हो? साथियों, अगर हम बात करें तो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी, लिपि वर्तनी का सही ज्ञान करवा कर भी और शब्द रचना का ज्ञान करवा कर भी आप भाषा दक्षता या कौशल का विकास कर सकते हो। तो अतः आपके प्रश्न संख्या 2 में जो उक्त सभी प्रकार से चौथा विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा दूसरे प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 3 है, सहस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, सामूहिक वाचन है और पाठ्य पुस्तक वाचन है। तो प्रश्न को देख लीजिए और फिर दिए गए विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। साथियों, सहस्वर वाचन का मतलब होता है कि वह वाचन जो स्वर के साथ किया जाता है। किसके साथ? स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन सहस्वर वाचन कहलाता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो होता है सामूहिक वाचन, जिसमें एक साथ सभी वाचन करते हैं, सभी बोलते हैं। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा। आदर्श वाचन केवल अध्यापक के द्वारा किया जाता है, उसके बाद में छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। लेकिन सामूहिक, जिसको समवेत वाचन भी कहा जाता है, इसमें सभी एक साथ सभी छात्र वाचन करते हैं, जिससे जो शंकालु जो छात्र होते हैं साथियों, जिनमें झिझक होती है, वो भी वाचन करना सीख जाते हैं। तो अतः तीसरा ही विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? डेचेंट की रचना है, स्मिथ लिखा था, स्मिथ की रचना है, ब्रायन की रचना है और पिंटर की रचना है। साथियों, इस क्वेश्चन को 2-3 बार अलग अलग एग्जामों में पूछ लिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं रिपीट भी करता हूं ताकि आपके ये क्लियर हो सके। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है मौन वाचन। साथियों, मौन वाचन में हम मन ही मन में बोलते हैं, मन ही मन में चीज़ों को पढ़ते हैं। और ये जो रचना की गई है ये ब्रायन के द्वारा की गई है। साइलेंट रीडिंग रचना किसकी है? ब्रायन की है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 4 में सही है। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गद्य शिक्षण उपयुक्त है, पद्य शिक्षण उपयुक्त है, व्याकरण शिक्षण उपयुक्त है और अलंकार शिक्षण उपयुक्त है। तो बताओ, पांचवें प्रश्न में आपको कौन सा विकल्प यहाँ पर सही लग रहा है? देखो, आपको क्या करना है, शब्द भंडार में वृद्धि करना है। शब्द भंडार में वृद्धि की जब भी बात की जाती है तो उसमें गद्य शिक्षण को सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। साथियों, गद्य शिक्षण में क्या क्या आ जाता है? जैसे नाटक भी गद्य शिक्षण में आता है, आपके निबंध गद्य शिक्षण में आता है, आपके जो कहानी है वो गद्य शिक्षण में आता है। तो ये चीज़ें साथियों एकांकी है, ये गद्य शिक्षण में आती है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं,
आपके प्रश्न संख्या 6 है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से होता है, घुंडियों से होता है, तिरछी रेखाओं से होता है और अक्षरों से होता है। देखिए क्वेश्चन रीट में आया हुआ है और अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि तिरछी रेखाओं से सही करते हैं, लेकिन आंसर इसका रीट में साथियों या आर्टेट में इसका आंसर माना गया था सीधी रेखाओं से लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। जैसे बालक इस प्रकार से रेखाएं खींच रहा है या इस प्रकार से खींच रहा है तो सीधी, तो इस प्रकार से इसमें प्रथम विकल्प ही सही माना गया है। हालांकि प्रश्न विवादित है, आप इस प्रश्न के लिए नीचे कमेंट कर सकते हो, तिरछी रेखाओं से भी इसका कई जगह आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, बट ऑफिशियल आंसर की में प्रथम विकल्प ये वाला सही माना था। तो आप इस प्रश्न के लिए नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं, 7वां प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्ष अध्यापन, शैक्षिक नियोजन और सामाजिक विकास करना। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में देखो दूसरा और तीसरा विकल्प तो सही नहीं माना जाता है, लेकिन अक्सर इस प्रश्न में या तो पहला विकल्प सही माना जाएगा या चौथा विकल्प सही माना जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर की जा रही है मूल्यांकन की, तो कोई भी सब्जेक्ट है मूल्यांकन क्यों किया जाता है साथियों? छात्रों के ज्ञान की जांच करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, अतः हम पहले विकल्प पर जाएंगे। ठीक है, सामाजिक विकास भी हो सकता है उद्देश्य, ठीक है, सामाजिक विकास उद्देश्य हो सकता है, बट मूल्यांकन भाई यूँ आ रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो फिर सामाजिक विकास हम सही कर देते, लेकिन सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य, तो मूल्यांकन क्यों करते हैं? ज्ञान की जांच के लिए, अतः हम जाएंगे यहाँ पर विकल्प नंबर 1 पर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर, तो 8वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? मॉडल, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य सामग्री और ड्राइंग उपकरण। तो देखो ड्राइंग उपकरण, संग्रहालय, मॉडल और दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें से आपको सबसे बेस्ट शिक्षण सामग्री कौन सी लग रही है? साथियों सबसे बेस्ट शिक्षण सामग्री है इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि ड्राइंग उपकरण, संग्रहालय, मॉडल, इनमें सिर्फ एक ही इंद्रिय सक्रिय है, लेकिन जो दृश्य श्रव्य सामग्री है इसमें हमें दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, एक से अधिक इंद्रियां हमारी क्रियाशील है, अतः हमें ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा होगी, अधिगम भी ज़्यादा होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि 8वें प्रश्न में दृश्य श्रव्य सामग्री ही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 पर, तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है? सिद्धांत प्रणाली है, व्यतिरेकी प्रणाली है, व्यास प्रणाली है और तुलना विधि है। भाई साहब इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है ये प्रश्न, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पर तुलनात्मक विधि दे रखा है तो हम तुलना विधि को सही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। जो द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि की बात की जाती है तो वहाँ पर आपके जो सही उत्तर होता है वो होता है व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी विधि को ही द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि के रूप में जाना जाता है। दूसरा ही विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा 9वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर, तो चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, उपयुक्त दोनों कथन असत्य है और कथन अ और ब सत्य है। तो देखो ऐसा है कि कोई सी भी शायद सामाजिक हो, विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे गणित हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो साथियों, जब हम वहाँ शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो ऊबने के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि भाई छात्र ऊबने लगता है इसलिए थोड़ी किया जाता है, तो ये तो गलत हो गया। तो कथन अ और ब सत्य है ये भी गलत हो गया। अब तीसरा या पहला पाठ को लंबा करता है ये तो नेगेटिव विचार है ना, तो साथियों अतः यहाँ पर जो तीसरा कथन है उपयुक्त दोनों कथन, उपयुक्त मतलब ऊपर जो अंकित है ये दोनों ही कथन क्या है? असत्य है। तो तीसरा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा। थोड़ा टेस्ट टिपिकल है ये, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 पर, तो 11वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 11 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का वर्णन किया जाता है, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय किया जाता है, अनुदेशन के परिणामों की तुलना की जाती है और इनमें से सभी। तो बताओ भाई मूल्यांकन की प्रक्रिया, इनमें से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में?
साथियों अगर हम बात करें मूल्यांकन की प्रक्रिया की, तो उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का वर्णन भी होता है इसमें। परिणाम जो होते हैं उसकी गुणवत्ता, उसके मूल्य है, इसका भी निश्चित किया जाता है। अनुदेशन के परिणामों की तुलना भी आप कर सकते हो। अतः यहाँ जो चौथा विकल्प है इनमें से सभी वाला यही आपका सही उत्तर रहेगा साथियों 11वें पृष्ठ में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो 12वां प्रश्न है, पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है, समाजशास्त्र से हुआ है, संस्कृत से हुआ है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है और अर्थशास्त्र से हुआ है। देखिए जो दैनिक पाठ योजना हम बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाने से पूर्व जो पाठ योजना का निर्माण किया जाता है साथियों, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। किससे मानी जाती है? जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है, जिसमें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा ही उसमें क्या किया जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर बढ़ा जाता है, और पाठ योजना में भी ऐसा होता है। अतः पाठ योजना का जो आविर्भाव है वो ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुई है। थर्ड विकल्प 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 13। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि है। अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, अंतः क्रिया विश्लेषण। देखो शिक्षण कौशल कि पढ़ाते कैसे हैं, बच्चों को पढ़ाना किस प्रकार है, ये चीज़ें शिक्षण कौशलों के अंतर्गत आ जाती है। कि प्रश्न कैसे पूछना है, शामपट पे कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें शिक्षण कौशलों के अंतर्गत आती है साथियों। प्रस्तावना आपको कैसे करनी है, प्रस्तुतिकरण आपको टॉपिक का कैसे करना है, तो ये चीज़ें हम कहाँ पर सीखते हैं? ये चीज़ें सीखते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रो टीचिंग। क्या बोला जाता है? माइक्रो टीचिंग बोला जाता है। तो अतः यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 13 में, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो 14वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 14 है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा किया जाता है, गुप्त प्रणाली द्वारा किया जाता है, समीक्षा प्रणाली द्वारा किया जाता है और छोटे पद प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो 14वें प्रश्न में आपको कौन सा विकल्प यहाँ सही लग रहा है? कविता जो कि पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है साथियों। यथार्थ वास्तविक मूल्यांकन आपको करना है, तो कविता का यथार्थ मूल्यांकन जिस प्रणाली के द्वारा किया जाता है उसको हम समीक्षा प्रणाली के रूप में जानते हैं। समीक्षा प्रणाली द्वारा कविता का यथार्थ मूल्यांकन किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है, विद्यालय पर आधारित है, अध्यापक पर आधारित है, बालक पर आधारित है और अभिभावकों पर आधारित है। तो देखो चयन का सिद्धांत का मतलब है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सी सामग्री का चयन करना है, मतलब कौन सी सहायक सामग्री का। ये सारी चीज़ें किस पर आधारित होती है साथियों? ये सारी चीज़ें अध्यापक पर आधारित होती है। अतः जो चयन का सिद्धांत है ये अध्यापक पर आधारित है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। 16वां प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, रोजर बेकन के अनुसार गणित क्या है? विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है, नैतिक गुणों के विकास में सहायक है, मानसिक अनुशासन में सहायक है और सभी विज्ञानों का सिंह द्वार तथा कुंजी है। सिंह द्वार तथा कुंजी है। तो आपको सिर्फ रोजर बेकन के अनुसार ही बताना है। रोजर बेकन का ये मानना था कि जो गणित है ये विद्यार्थियों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं, क्या है प्रश्न नंबर 17। ज्ञानात्मक क्षेत्र का अत्युन्नत लक्ष्य कौन सा है? मूल्यांकन, चरित्र चित्रण, संश्लेषण और स्वाभाविकरण। साथियों ज्ञानात्मक क्षेत्र होता है, एक भावात्मक क्षेत्र होता है और एक क्रियात्मक क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो ज्ञानात्मक क्षेत्र है इसका अत्युन्नत मतलब अंतिम जो लक्ष्य है वो कौन सा है? तो ज्ञानात्मक क्षेत्र का अंतिम लक्ष्य या अत्युन्नत लक्ष्य माना जाता है मूल्यांकन करने को। मूल्यांकन से हमें क्या ज्ञात होता है कि छात्र ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, जो हमारे निर्धारित उद्देश्य थे
जो हमने पढ़ाने से पहले या सिखाने से पहले जो निर्धारित उद्देश्य फिक्स कर रखे थे उनकी पूर्ति किस हद तक हुई है, ये सारी चीज़ें हमें मूल्यांकन में ही पता चलती है। तो अतः मूल्यांकन को ज्ञानात्मक क्षेत्र का अत्युन्नत लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य कहा जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। 18वां प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, भावात्मक पक्ष से संबंधित है, क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा है कि इनमें से कोई भी नहीं वाला विकल्प तो हम हटा देते हैं। याद रखिएगा, चाहे ये गणित की ही बात नहीं है, किसी भी विषय की बात हो सकती है। यूं मत सोचना कि गणित का प्रश्न है तो गणित वालों के आएगा, किसी भी विषय में आ सकता है ये प्रश्न, क्योंकि छात्र की जो रुचियां, संवेग, मनोवृत्तियां, साथियों ये चीज़ें ज्ञान या क्रिया नहीं है, बल्कि ये उसके भावों के अंतर्गत आ जाती है। किसके अंतर्गत? भावों के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें भावात्मक पक्ष से संबंधित है। दूसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है और मानसिक महत्व है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीट में आ भी चुका है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर गणित का महत्व पूछा जा रहा है। तो सांस्कृतिक और धार्मिक नहीं है, बल्कि मानसिक महत्व सर्वाधिक है और सामाजिक महत्व सर्वाधिक है। साथियों रीट में भी इस क्वेश्चन को सामाजिक और मानसिक दोनों को ही सही माना गया था, बट हमारी जो फर्स्ट चॉइस है गणित के महत्व की बात जहां पर की जाती है, मानसिक महत्व सर्वाधिक इसका होता है। साथियों चौथा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में एग्जैक्टली आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित और यह सभी। तो गणित क्या, चाहे वो सामाजिक का शिक्षण हो, चाहे वो विज्ञान का शिक्षण हो, चाहे वो हिंदी का शिक्षण हो, चाहे वो अंग्रेजी का शिक्षण हो, चाहे वो संस्कृत का शिक्षण हो या अन्य किसी भी विषय का शिक्षण हो। साथियों एनसीएफ 2005 का ये मानना है कि जो शिक्षण है वो बालक को केंद्रित मानकर कराया जाना चाहिए। किसको केंद्रित मानकर? बालक को केंद्रित मानकर वो शिक्षण हमें करना चाहिए। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 20 में सही है। साथियों नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, विद्यार्थियों के ग्रेड या श्रेणी तथा रैंक स्थिति जानना, सामान्य त्रुटियों की पहचान करना और क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा लेना। तो देखो रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन ये दो प्रकार सीसी के होते हैं। साथियों रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है वह मूल्यांकन जो लगातार चलता रहता है, जो निरंतर चलता रहता है और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो साथियों ये किसमें अंतर्निहित है? तो आपके 21वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, प्राथमिक अवस्था में गणित में जो रचनात्मक मूल्यांकन अंतर्निहित होता है साथियों, वो होता है अधिगम में असंगति को पहचानना और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ये रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है कि भाई बालक जो सीख रहा है उसमें कौन कौन सी असंगति है, शिक्षण जो हम करा रहे हैं उसमें कौन कौन सी कमियां हो रही है। तो ये चीज़ें रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती है। विकल्प 1 आपके 21वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 है। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन किसका है? मॉरिसन, थॉमस एमरिस्क, हेनरी हेरप और हर्बर्ट। तो साथियों इकाई से संबंधित ये जो कथन कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है? थॉमस एम रिस्क के द्वारा ये कथन कहा गया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 22वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है सभी विषयों का समेकित ज्ञान कराना, गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण ज्ञान कराना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना। समवाय का मतलब होता है साथ साथ। तो जब हम बच्चों को गद्य या पद्य शिक्षण करवा रहे हैं
उसी के साथ में बीच बीच में यदि हम व्याकरण की जानकारी भी बच्चों को दे रहे हैं तो उसको ही समवाय प्रणाली या समवाय विधि के नाम से जाना जाता है। तो अतः आपके 23वें प्रश्न में गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना ही समवाय प्रणाली शिक्षण होता है। विकल्प 2 23वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 पर। 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और भाषा संसर्ग विधि। साथियों, रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्ति क्षमता विकसित होती है रचना शिक्षण से, जिसमें हम प्रवचन के द्वारा भी बच्चों को रचना शिक्षण करवाते हैं, प्रश्नोत्तर के द्वारा भी रचना शिक्षण करवाते हैं, निर्देशन के द्वारा भी रचना शिक्षण करवाते हैं। लेकिन जो चौथा विकल्प है भाषा संसर्ग विधि, साथियों भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की नहीं है बल्कि यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। किस शिक्षण की? व्याकरण का ज्ञान भाषा संसर्ग विधि के माध्यम से कराया जाता है। तो आपके जो चौथा विकल्प है 24वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। और जिस प्रश्न में आपको त्रुटि नजर आती है, क्योंकि आज का टेस्ट बड़ा ही कंफ्यूजन वाला था, लेकिन जो आंसर मैंने बताए वो बिल्कुल प्रमाणित आंसर है साथियों, लेकिन फिर भी आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 25वां प्रश्न। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रायबर्न को दिया जाता है, हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया जाता है, H.C. मॉरिसन को दिया जाता है और थॉमस एम रिस्क को दिया जाता है। साथियों, खेल विधि का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर बात करें हम तो फ्रोबेल ने अपनी शिक्षण पद्धति किंडरगार्टन में कर लिया था खेल विधि का प्रयोग, लेकिन खेल विधि को अलग से जिसके द्वारा दिया गया था उसको हम जानते हैं हेनरी कोल्डवेल कुक के नाम से। इनको ही खेल विधि का जनक कहा जाता है, अतः खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को दिया जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही है। यह आज का टेस्ट पूरा हुआ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।